सैंपल के नाम समझ नहीं आ रहा। पहले दोनों आ रहे थे, दूसरे अगले जो विचार जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। मुझे ये बताना है कि आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर हैं ऑनलाइन में? क्लियर है, फाइनली क्लियर है। अभी कुछ देर टाइम गुजारने की कोशिश की जा रही थी स्टूडेंट से। मैंने एक नुमाइंदे को भेजा कि स्टूडेंट्स जो है वो उनके साथ डिस्कशन करें, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई काम की उनकी क्यूरी, कोई बात। लेकिन मेरे आने से पहले पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन मेरी मौजूदगी में 5-6 मिनट में कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं बड़ी देर बैठा रहा। मैंने कभी कोई काम की बात आए, कोई काम को, वो तो जो है ना, आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। नहीं, जो वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनकी कदर। आपने उस वक्त पे जब आपसे पूछा जा रहा था कि कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, तो आप जिंदगी के और मसलों पे बातें कर रहे थे। जी, तो कल आप लोगों को अचानक से अय्याशी मिल गई। हमें फौरन से ये दुख हुआ कि वो अय्याशी कहीं ज्यादा लॉन्ग टर्म ना हो, तो सर जवाद को खामोशी से एक पैगाम भिजवाया कि सर जी, अंदर खाते आपको बता देते हैं टीचर गायब है, आप जो है वो खेल जाए। तो लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि वो सिर्फ 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा सके। हालांकि मतलब जितना उनको मौका मिल गया था, तो वो आराम से आपको जो है ना वो 1 बजे तक जो है वो खेलते रहते हैं आपके साथ। अच्छा हाँ, कल जुम्मे वाला मामला तो था, तो इसलिए आप लोगों की बचत थोड़ी सी हो गई। तो आज फिर खत्म करते हैं। हम लोगों का थोड़ा सा टारगेट रह गया था और हमने कल खत्म करना था, सैटरडे ऑन नहीं करना था। लेकिन कल फॉर सम रीजन, पता नहीं आप लोगों को इन्होंने शायद बताया या नहीं बताया, मुझे मदर को एकदम से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था उससे पिछली रात। और मैं बिल्कुल एंड तक इनके साथ कनेक्टेड था कि किसी तरह से शायद ऐसा हो कि मैं उन्हें घर ड्रॉप करके और यहाँ पे पहुंच सकूं। लेकिन वो लेट हो गया, तो मैं अपनी तीसरी क्लास में, आपसे अगली वाली क्लास भी कल कैंसिल हो गई थी। तो खैर, मुझे आइडिया था कि सैटरडे का मार्जिन, और हमने पढ़ना भी बड़ा थोड़ा सा है। आज की वैसे ही हमारी 10-15 मिनट की टोटल पढ़ाई है, अगर आप लोगों ने मुझे वाकई ही में पढ़ाने दिया। वरना तो आपको पता है गैर जरूरी बातों तो शुरू कर देते हैं। तो ऑनलाइन में पूछा कि सर आप कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, आप जरा बेहतर है। अल्लाह करे सिचुएशन बेहतर ही रहे। जी, तो आप लोगों ने इससे गुज़िश्ता लेक्चर में कुछ पढ़ा, भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, अब रिसोर्स और कंपेटेंस क्या सेम हो सकते हैं? असल में कंपेटेंस एक प्रोसेस के बाद गुजरी हुई वो चीज होती है जो कि आपका डेवलप हो गई होती है। रिसोर्स आपका इनपुट है। एक अच्छा रिसोर्स अच्छी कंपेटेंस डेवलप कर देता है इदारे। तो फिर आप क्या करते हैं, कुछ नए रिसोर्सेज और कुछ पुरानी जमी हुई कंपेटेंस को मिला के चला रहे होते हैं और पुराने रिसोर्सेज को कंपेटेंस में शिफ्ट कर रहे होते हैं। और पुराने रिसोर्स की डेवलप हुई हुई कंपेटेंस जो कि ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, उसको सही से इस्तेमाल करके अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये भी कैपेबिलिटी है। और एक अच्छे रिसोर्स को अच्छी कंपेटेंस में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये भी कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब है इदारे की प्रोसेसिंग कैसी है। कंपेटेंस का मतलब है कि आप वो फाइनली किस पॉइंट पे आ गए हैं और अब लोगों के सामने जो आउटपुट है वो क्या है। मैंने आपको एक आसान मशवरा दिया था कि अगर आप रिसोर्स को इनपुट कंसिडर कर लें और कंपेटेंस को, इदारे के पास क्या है, रिसोर्स। लोगों को क्या मिल रहा है, कंपेटेंस। लोगों को मिल रहा है जी FR2 बहुत अच्छा हम पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। इदारे के पास क्या है, एक टीचर जो FR2 अच्छा पढ़ाता हो। तो रिसोर्स इनपुट है और उससे आप कंपिटेंसीज बनाते हैं। अगेन फिर रिसोर्सेज भी 2-3 तरह के हैं और कंपिटेंसीज भी 2-3 तरह की हैं। जी, आप लोगों ने फिर उसके बाद जो एक अहम डिस्कशन शुरू हो गई, दैट वाज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। हमने क्वालिटेटिवली समझा था कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जो आपकी सक्सेस के लिए जरूरी हैं। जब भी एक बिजनेस ने एक्सेल करना है, जब भी एक बिजनेस ने ग्रो करना है, तो ऐसे में बिजनेस ये चाहेगा कि उसको ये पता हो कि वो कौन कौन से एवेन्यूज है जहां हमें ग्रोथ की जरूरत है, वो कौन कौन सी जगह है जहां हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। वो उनके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होंगे। अब अगला सवाल आएगा कि कितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। वो कितने अच्छे का जो स्टैंडर्ड है वो कौन सेट करेगा, KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक चीज है कि जी आपको बड़े अच्छे ऑपरेशंस करने हैं ताकि आपके हॉस्पिटल का सक्सेस रेट दुनिया में मशहूर हो जाए। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एक हॉस्पिटल के लिए जरूरी है कि उसके जो ऑपरेशंस है उनका सक्सेस रेट अच्छा हो।
अब केपीआई, अब एक हॉस्पिटल ने जानना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा सक्सेस रेट अच्छा काउंट होगा, तो फिर एक न्यूमेरिकल बेंचमार्क सेट किया जाएगा कि हाँ भाई 80% 70% इतने को क्रॉस करो, और फिर वो कोशिश करके उस बेंचमार्क को जब क्रॉस करेंगे तो हम कहेंगे कि उन्होंने वो परफॉर्मेंस अचीव कर ली। ये बेंचमार्क का वर्ड समझ आ रहा है? बेंचमार्क का मतलब एक खास स्टैंडर्ड, एक खास लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जिसको आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में परफॉर्म करते हैं और उनके रेलेवेंट केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को अचीव करते हैं ताकि आपका इदारा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। यहाँ तक बात मुनासिब चल रही थी कि अचानक से जॉनसन स्कॉल्स वगैरह बीच में आ गए, उनको जो है वो अपने तरीके से बात बतानी थी, तो उन्होंने कहा कि अगर वही बात बता दें जो दुनिया को पता है तो फिर हमारा कमाल क्या हुआ। उन्होंने बीच में एक तीसरा वेरिएबल भी लेके आए। उन्होंने कहा कि जी आप देखें कि कौन से एरियाज हैं जहां पे परफॉर्म करने हैं, फिर उन एरियाज में कंपिटेंसीज डेवलप करें ताकि आप उन एरियाज के केपीआईज को मीट कर सकें। तो उनके जो 6 स्टेप थे वो एक दफा मैं आपको दोबारा से रिकैप दे देता हूं कि पहले सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई करें कौन से हैं, फिर देखें कि उन सक्सेस फैक्टर के लिए कौन सी कंपिटेंस चाहिए, कौन सी स्किल चाहिए, कौन सा आपके इदारे में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। देन फिर देखें कि वो जो कंपिटेंस आपको चाहिए वो कंपिटेंस आपकी कैसी है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल ने कहा कि जी हमारे लिए जरूरी है कि सक्सेस रेट ऑपरेशन का बेहतर हो, उसके लिए इसको कंपिटेंस क्या चाहिए, अच्छे डॉक्टर जो कि अच्छा ऑपरेशन कर सकते हो, यानी कि वो रिसोर्सेज जो एक कंपिटेंस डेवलप करें, तो वो अच्छे डॉक्टर्स हायर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, उनको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपनी पूरी टीम के थ्रू सपोर्ट करेंगे कि वो डॉक्टर्स अच्छे ऑपरेशन कर सकें। तो फिर क्या होगा, उस हॉस्पिटल की आहिस्ता आहिस्ता एक कंपिटेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि वो अच्छे ऑपरेशंस करते हैं, जिसकी वजह से, यानी कि आपने पहले क्रिटिकल कंपिटेंसी आइडेंटिफाई की, फिर उसको डेवलप किया विद द लाइन, उसे ग्रो किया, देन आपने अप्रोप्रिएट केपीआई आइडेंटिफाई किया कि ठीक है हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स का सक्सेस रेट बेहतर होना शुरू हो गया है, सवाल ये कि कितने सक्सेस रेट को बेहतर कहना है, वो डिफाइन किया। और फिर फाइनली अब आपने मॉनिटर करना है कि क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो केपीआईज कैसे सेट करती है, उनको कैसे अचीव करती है, और उसके बाद वो कंपेटिटर्स के हवाले से कहाँ पे खड़ी है। अगर हम कहें हमारा 80% सक्सेस रेट है और कंपेटिटर का 98% सक्सेस रेट है, तो शायद अब हमें मजीद ग्रोथ की। तो ये 6 स्टेप इस तरह से करके कुछ थे, बात वही पुरानी है, सिर्फ इन्होंने उसको खींच के कंपिटेंस का बीच में वेरिएबल ऐड कर दिया। मुझे बताइए गुज़िश्ता दिन के लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल? तो वुड देयर बी एनी सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर बिलो बेंचमार्क? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि एक बेंचमार्क है, आपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट कर लिया, क्या उससे नीचे कस्टमर मुतमईन हो जाएगा? ये डिपेंड करता है उसको मार्केट में क्या मिल रहा है। मैं ये कहता हूं कि जी मैं परफॉर्म करूं तो मैं 90% लेवल पे परफॉर्म करूं फॉर एग्जाम्पल, और मार्केट में कोई और परफॉर्म कर रहा है 70% पे। जैसे मुझे याद है मेरी शुरू में एक आदत थी कि किताब जो है वो जब तक बहुत ही नियर टू परफेक्ट ना हो मैं उसको पब्लिश नहीं करता था, और उस चक्कर में मैं एक आध पूरा सेशन गुजार देता था और पब्लिशर कहता था कि भाई आप वो किताब पे आपने काम किया हुआ है। मैं कहता था यार 90% काम हुआ हुआ है, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा हो कि बस लोग किताब उठाएं और उसमें 0 एरर हो। तो उसने मुझे समझाया कि 0 एरर कभी भी नहीं आता, और दूसरा ये कि आपको जो परफॉर्मेंस चाहिए वो बहुत ऊपर की है। स्टूडेंट्स को मार्केट में जो मिल रहा है, टूटे बच्चे से नोट्स मिल रहे हैं या आईकेप की लंबी लंबी किताबें मिल रही हैं जिसको पढ़ के हर स्टूडेंट अपने तरीके से नोट्स बना रहा है, तो स्टूडेंट को 40-50% भी नहीं मिल रहा। आप उन्हें 70-80% दे दो, अपने तौर पे डेवलप करते रहो और आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्ट को 90% 100% पे ले जाओ। लेकिन उनको क्या मिल रहा है, उनको 50% मिल रहा है। तो मैं अपने दिल में सेट किए हुए स्टैंडर्ड से नीचे हूं, लेकिन लोगों को जो स्टैंडर्ड चाहिए उस ऊपर आ गया। तो पॉइंट ये होता है कि कई दफा इदारा अपने बेंचमार्किंग अपने लिए स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर लेता है, क्योंकि इदारे की जो क्वालिटी पर पोजीशंस होती है ना वो बहुत ऊपर की होती है। इसीलिए बिजनेस का एक रूल आपने हमेशा याद रखना लाइफ में भी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कम से कम एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जरूर हो। कई दफा क्या होता है हम एक सब्जेक्ट उठाते हैं, हम कहते हैं इसको अंत लेवल का तैयार करना है फिर तसल्ली होगी। अब हमारे जो पीयर्स हैं वो मुश्किल से 60-70% तैयार करके बैठे होते हैं और अब 90% से ऊपर भी दुखी बैठे हुए होते हैं और पेपर छोड़ देते हैं, नहीं यार इसकी अच्छी तैयारी नहीं है। भाई एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट चाहिए, कम से कम एक पेपर इस लेवल पे तैयार किया हुआ हो कि यस आई एम गोना अपीयर इन आईकेप और मैं पास होने की कोशिश कर सकता हूँ। स्टेप 1 तो ये है।
स्टेप 2 है कि उसके ऊपर फिर सजाने हैं, 5 पेपर्स की हर चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली, फलाना ऐसे कर लिया, लेकिन कम से कम हर टॉपिक आता हो, हर टॉपिक की एक बेसिक प्रैक्टिस हो। तो बजाय इसके कि एक टॉपिक को इतना परफेक्ट तैयार करते चले जाएं कि उसके बाद दूसरे टॉपिक को हाथ लगाने का ही मौका ना मिले, तो हर टॉपिक एक मिनिमम वाइबल लेवल पे तैयार हो गया, उसके बाद हर टॉपिक में ऐड ऑन करते गए, वो तो फिर बात के मसाले जितने मर्जी ऐड करने। तो परफेक्शनिस्ट जो है वो हमेशा परेशान होता है। लाइफ में बहुत सारी जो स्ट्रेटेजीज बताई जाती हैं उसमें ये होता है कि अवॉइड परफेक्शनिज्म। परफेक्शन की ख्वाहिश में इंसान हर वक्त परेशान रहता है, हर चीज उसे आइडियल चाहिए होती है, और जब उसे थोड़ी सी भी लेस देन आइडियल मिलती है ना, वो गैर मुतमईन हो जाता है। अच्छे के लिए कोशिश करते रहने चाहिए, लेकिन अपने आप को रेडी जरूर रखना चाहिए हर तरह के हालात के लिए। बेहतरीन की उम्मीद रखो और बदतरीन के लिए तैयार हो, हज़रत अली का कॉल है कि मतलब आप उम्मीद बहुत अच्छे की रखो, लेकिन आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी जरूर रखो। तो ये बेसिकली ये बड़ा मजे का सवाल है कि आपका बेंचमार्क से नीचे कोई मुतमईन होगा? यस, अगर आपने अपना बेंचमार्क मार्केट से बहुत ऊपर सेट कर दिया है लोग, हाँ, लेकिन अगर आप मार्केट के इक्विवेलेंट बेंचमार्क पे भी नहीं आ रहे, तो फिर आपका कस्टमर आपसे नीचे पे मजबूरन आपसे डील कर रहा है। शायद किसी और जगह पे जाना उसके लिए आसान नहीं है, अगर आसान हो तो वो चला जाए। सर, डज बेंचमार्क इक्वल टू थ्रेशोल्ड? जी, बेंचमार्क का मतलब एक स्टैंडर्ड, एक आपने सेट कर दिया है कि हाँ भाई ये हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे कंपेटिटर यहाँ पे खड़े हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी अपने दो डिपार्टमेंट्स को मैच करना चाहे कि ये डिपार्टमेंट इतना परफॉर्म कर रहा है तो ये डिपार्टमेंट कितना परफॉर्म कर रहा है। भाई कॉलेज, हमारा कॉलेज, ये अपनी ही दोनों कैंपसेस को कंपेयर कर सकता है। यूं भी बेंचमार्किंग हो सकती है कि आप देख लें कि आपका एक कैंपस आपके दूसरे कैंपस के मुकाबले में कहाँ खड़ा है। आप यूं भी देख सकते हैं कि आपका जो गार्डन टाउन में कैंपस है वो गार्डन टाउन के कॉलेजेस के मुकाबले में कहाँ खड़ा है। आप यूं भी बेंचमार्क कर सकते हैं कि आपका कॉलेज पाकिस्तान की मार्केट में कहाँ खड़ा है। आप यूं भी बेंचमार्क कर सकते हैं कि ऑनलाइन के अंदर आपका कॉलेज किस जगह पर खड़ा है। कई तरीके हैं बेंचमार्किंग के। तो बेंचमार्क करते हुए आप इंटरनल एक्सटर्नल कई तरह की बेंचमार्किंग कर सकते हैं। तो अगेन आपको पता है कि सवालों का फायदा उठाते उठाते आधा तो मैं अगले टॉपिक में एंटर हो ही जाता हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक है ही बेंचमार्किंग। जी, ये बात जॉनसन स्कॉल्स और ये सारी जितनी भी डिस्कशन है जी बेंचमार्क के, आपने क्या करना है, बेंचमार्क सेट कर लिया, अब आपने परफॉर्म करना, अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी किताब ने आधी कहानी छोड़ दी। हमारी किताब ने एनालिसिस करवाया। जो स्ट्रेटेजी है ना, उसके 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आपकी अपनी सिचुएशन क्या है। हमारे सारे चैप्टर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पर खत्म हो जाते हैं। इससे अगला ऑप्शन होता है व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। क्या क्या ऑप्शंस हैं? ग्रो कर सकते हैं, कंपनी एक्वायर कर सकते हैं, नई प्रोडक्ट दे सकते हैं, नई मार्केट में जा सकते हैं, फलाना काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उस इंडस्ट्री को पकड़ सकते हैं, उस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, फ्रेंचाइज दे सकते हैं। ये बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। फिर इनमें से एक ऑप्शन उठाते हैं और फिर उसकी करते हैं स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, जिसके अंदर चेंज मैनेजमेंट आती है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट आती है, जिसके अंदर बिजनेस प्रोसेस रीस्ट्रक्चरिंग आती है। ये सब सीए फाइनल में उन्होंने रखा हुआ है, और सीए फाइनल से एनालिसिस के चैप्टर्स उठा के यहाँ पे डाल दिए और वहां पे भी हैं। तो हमारा जो सिलेबस है ना, ये अभी इंप्लीमेंट कैसे करना ये नहीं सिखा रहा, ऑप्शंस को कैसे सर्च करना है वो नहीं सिखा रहा, लेकिन ये जरूर सिखा रहा है कि हम कहाँ पे खड़े हुए। तो उन्हें लगा कि कैफ लेवल पे बच्चों को ये समझ आ जाए कि हम किस जगह पे खड़े हैं, तो आगे जाके ये समझ आ जाएगा कि हमने आगे किस तरह से जाना है। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को डील कर रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस को डील कर रहे हैं। और एक्सटर्नल एनालिसिस पे एक चैप्टर है 7 और 5 चैप्टर्स मिला के भी हैं। पेस्टल एक एनालिसिस है जिसके ऊपर किताब ने 5 चैप्टर डाल दिए, उसमें सिर्फ चैप्टर 4 में आईटी की बातें उन्होंने इजाफी डाली है, अदरवाइज वो 5 चैप्टर मिला के अकेले चैप्टर 7 के मुकाबले के नहीं। तो चैप्टर 7 चैप्टर 8 बहुत जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, हम बहुत तोड़ तोड़ के रुक रुक के इसको लेके चल रहे हैं। अगर हमारे मैनेजरियल पोर्शन का आधा इन 2 चैप्टर से आता है, तो ये तो मैं कहता हूँ उसकी एक एक लाइन रगों में बह रही हो, अच्छी तरह से ग्रेप हो। तो दिस इज द वेरी गोल्डन चांस कि इस वक्त हम इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से तैयार करके एक ऐसे इम्तिहान के लिए तैयार हो जिसका थोड़ा सा स्कोप तो बढ़ाओ। अभी तक बहुत छोटे छोटे स्कोप के हम लोगों ने टेस्ट दिए,
कि 4 सफों का टेस्ट है, ये 3 सफों का टेस्ट है, ये 2 स्ट्रेटेजीज का टेस्ट है, तो कम से कम अब 2 चैप्टर्स का मिला के एक अच्छा टेस्ट हो 2-1 घंटे का, जिसमें आपको थोड़ा सा मौका मिले कि आप चीजों को देख सकें और आप अपने आप को एनालाइज करें कि आप इन 2 चैप्टर्स में कैसे परफॉर्म करें। इन 2 चैप्टर्स का मतलब है हमारा एमएफए का मैनेजरियल क्वेश्चन समझे आधा हो गया। टोटल पेपर में बात करें तो शायद हम 15 से 20 नंबर की बात करेंगे, लेकिन अगर हम अपने पोर्शन में बात करेंगे तो हमारे पोर्शन का तकरीबन आधा हमारा ग्रिप में आ जाता है आज के लेक्चर के बाद, और ग्रैंड टेस्ट अगर अच्छा तैयार करें। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जी एमएफए में समझ नहीं आ रहा कि प्रैक्टिस कैसे करें, मटेरियल ही अवेलेबल नहीं, आपको इतने सारे पास पेपर इकट्ठे करके दे दिए और पैटर्न भी बता दिया कि पहले कैफ वाले और फिर मजबूरन अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो सीफैप वाले, और प्लस आपको वीकली बेसिस पे टेस्टिंग में इतने मटेरियल मिल रहा है, आप इन सारों को जोड़ के रखें, जब जब भी प्रैक्टिस करने बैठेंगे ये सारा आपके काम है। एटलीस्ट एक वीक का टाइम दे दें जी, आपको एक वीक का टाइम जरूर मिलेगा, लेकिन जब मिड टर्म होगा, वो इससे जरा बड़ा टेस्ट है, वो होगा आपका दिसंबर के मिड में इंशाल्लाह, यानी कि आज से 5-6 हफ्ते बाद। तो उस वक्त चीजें थोड़ी सी और इकट्ठी हो गई होंगी तो थोड़ा सा और मजा आएगा, उस वक्त फिर 1 हफ्ते का टाइम आपको मिलेगा। इस वक्त 2 चैप्टर हैं और साथ साथ चीजें टेस्ट होती गई हैं, तो इसलिए इस वक्त आज से ऑनवर्ड मैं चाह रहा था कि सैटरडे ऑफ हो, बस वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया मेरे साथ, अदरवाइज सैटरडे से ऑनवर्ड आपके पास टाइम आ जाता। तो अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए इन चैप्टर्स के लिए, लेकिन अगर हो सके तो उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। जिनको लिखने की आदत है वो लिख लें, जिनको रट्टा मारने की आदत है वो रट्टा मार लें। मेरे हिसाब से इन सब में बड़े लॉजिकल पैटर्न है, अगर कोई चीज शदीद जरूरत है याद करने की तो वो कौन से थ्योरिस्ट ने कौन से वो 4-5 जो नाम यूज किए हैं वो कौन कौन से। जी सवाल हमारे खत्म हो गए सर। वेडनेसडे पे है जी, बिल्कुल वेडनेसडे को आपका इंशाल्लाह ताला, टाइम अभी तक हमने नहीं डिसाइड किया क्योंकि आप लोगों के मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, और ऊपर से जो है वो वेडनेसडे को कुछ और सब्जेक्ट में भी ग्रैंड टेस्ट रखा है, तो उसमें बच्चे जो कॉमन है उनके भी कुछ क्लैशेस हैं, तो अभी कुछ इस तरह का टाइम हम लोगों ने आपस में प्लान करके मंडे के आसपास इंशाल्लाह आपको बता देंगे, और उसके मुताबिक जी। वेडनेसडे को किसी और कॉलेज में क्या है, आपका भी ग्रेड टेस्ट है वहाँ उधर भी ग्रैंड टेस्ट है, ऑलमोस्ट जैसे असेसमेंट का टेस्ट है 4 चैप्टर। ठीक है। असल में वही बात है कि अक्सर टीचर रिजल्ट के बाद ये चाह रहे होते हैं कि वो एक दफा लोगों को जिस वक्त वो पीछे चले गए थे तो उनको मौका मिले कि वो दोबारा से क्लास को आके ज्वाइन कर लें, तो इसलिए मैंने भी यही गैप इसलिए रखा। तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई कि आपको एक और चैलेंज भी मिलेगा कि अगर एक दिन में ज्यादा तैयार करना हो या एक दिन में ज्यादा तरह के टेस्ट देने हो तो उसका किस तरह से है। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि 3 घंटे का क्यों नहीं है, आपको ज्यादा देर की प्रैक्टिस क्यों नहीं हो पा रही। तो चलें ये अच्छा हो गया, भाई ने बता दिया, इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई उस दिन जो है वो। अब अगेन वही बात है कि हम जितने भी क्लैशेस देखेंगे ऑब्वियसली हम इंटरनल कॉलेज के क्लैश देखेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर के क्लैश से अगर हम बचने की कोशिश करेंगे फिर तो कुछ भी नहीं होना, फिर तो ज़ाहिर है इतनी मल्टीपल चीजें हैं। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि ऐसा टाइम टेबल हो जो कि सबको सूट कर रहा हो। फिर भी अगर किसी एक आध का कोई बहुत ही यूनिक केस हो तो उसके लिए कोई छोटी सी एक्सेप्शन निकालने की कोशिश कर लें, लेकिन रखा वेडनेसडे को है, और उधर तो क्लासें हो रही होंगी, इधर क्लासें भी नहीं है, उधर क्लासें हो रही है ना, तो बस तो यहाँ आपको एज ये मिल गया कि यहाँ क्लासें नहीं हो रही, ये वाला पहले तैयार करके रख लें, वो वाला बाद में तैयार कर लें, ठीक है जी। तो उस सब्जेक्ट की तो क्लास नहीं है ना जिसका ग्रैंड टेस्ट है, वहां तो सब्जेक्ट की भी क्लास होगी जिसका टेस्ट है। नहीं, मैं बड़े दिनों से ये बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंडे ट्यूसडे को फिर क्लास नहीं होगी, यानी कि ग्रैंड टेस्ट के लिए मैं कम से कम अपनी क्लास में आपको सांस लेने का मार्जिन दूंगा। ये और बात है कि मैं उसके बाद गमो गुस्से की वजह से अगले 3 दिन जो है वो मतलब फिर हम सैटरडे फ्राइडे उसी तरह से ऑन कर लेंगे ताकि हमें अपने 3 दिन वापस तो मिले ना। छुट्टी आपने की है, मेरा क्या कसूर। वाह, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। अच्छा जी, जॉनसन एंड स्कॉल्स तो हमने समझा, बातें सारी हो गई, और अब जो है वो अचानक से 2-3 बच्चों को याद आया, उन्होंने कहा सर फ्राइडे को ही कर लेते हैं। भाईजान ये इस टाइम पे मैं यकीन माने में ओपिनियन नहीं मान रहा, मतलब ऐसा नहीं है मैं आप सामने डेमोक्रेटिक कुछ ऑप्शंस चॉइसेस रख रहा हूँ कि बताएं इस वक्त करें, इस हफ्ते करें, अगले हफ्ते करें, तो वो मैं कई दिन पहले से आपको, बल्कि शायद पिछले हफ्ते से ही आपको आइडिया देता आ रहा था कि हम इस तरह से प्लान करेंगे कि रिजल्ट के बाद आपके साथ ये वाला मामला होगा। बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड
अब आपने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया, इसका स्टैंडर्ड क्या हो, यानी कि जब मैं केपीआई सेट कर रहा हूं तो मैं 80% सेट करूं, 70% सेट करूं, क्या सेट करूं? मेरे कॉलेज ने सीए के अच्छे नंबर ऑफ बच्चे पढ़ाए, नंबर ऑफ बच्चे, कितने बच्चे अच्छे होते हैं, कंपैरिजन करना पड़ेगा। मार्केट में क्या चल रहा है, आईकैप में क्या चल रहा है, आईकैप में कितने पीयर हो रहे हैं। हो सकता है मैं पूरे आईकैप से अपनी मेन पॉपुलेशन से कंपेयर करूं कि आईकैप में इतने बच्चे पीयर हो रहे हैं, हमारे पास कितने बच्चे पीयर हो रहे हैं। हो सकता है मैं अपने पड़ोसी कॉलेज से कंपेयर करूं, हो सकता है मैं अपने ही कॉलेज के दूसरे कैंपस से कंपेयर करूं। तो आप अलग अलग अपने जो वो है अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंपेयर कर रहे होते हैं, और कई दफा एक अजीब सी बेंचमार्किंग होती है। आप अपने एक इदारे की के स्टैंडर्ड को अपने ही इदारे के दूसरे से मैच कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि परचेजिंग वाले अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यार सेल्स वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो परचेजिंग वाले सेल्स वालों से हल्का क्यों काम कर रहे हैं? तो कभी कभी आप दो इररिलेवेंट डिपार्टमेंट्स को भी कंपेयर कर रहे हो, कभी कभी सेम सेक्टर में दो डिपार्टमेंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, दो ब्रांचेस को कंपेयर कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो बेंचमार्किंग कई तरीके से हो सकती है जी। पिछले साल से भी कंपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री की एवरेजेस से भी कंपेयर कर सकते हैं जी। हमारे कॉलेज का रिजल्ट अच्छा है या नहीं, हम देख लें अच्छा आईकैप में क्या रिजल्ट आ रहा है, वो इंडस्ट्री की एवरेज है ना, पूरी इंडस्ट्री की एवरेज ये आई कि आईकैप में 38% इतने परसेंट रिजल्ट आया, आप उससे भी अपने आप को बेंचमार्क कर सकते हैं। इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। बेंचमार्किंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे होते हैं अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ समवन एल्स, किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करके ये देखना चाह रहे हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे वही बात है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं इस पेपर को 90% तैयार करूं, और आपका दोस्त 60% तैयार करके पेपर देके पास भी कर रहा है, और आप 90% पे बैठे रो रहे हैं, और उसके बाद जो है वो आप पेपर सोट के आ जाते हैं कि नहीं जी ये तो उस तरह का पेपर ही नहीं आया जिसमें मैं मेरिट सर्टिफिकेट ले सकूं, तो मैं ये पेपर ही नहीं दे रहा। तो ये वाली चीज इस तरह से नहीं होनी चाहिए, आपको कंपैरिजन भी समझ आना चाहिए। परफॉर्मेंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, परफॉर्मेंस जितनी जिधर भी ले जाएंगे आप हमेशा उससे आगे परफॉर्म करना चाहेंगे। तो बेंचमार्किंग अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें किसी और की परफॉर्मेंस के साथ, आइडियली प्रेफरेबली जो बेस्ट की परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा आगे बढ़ने का मौका नजर आ रहा है। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या है कि यूनिट्स विद इन एंटिटी को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट के साथ कंपेयर करें। आपके यार हमारे पाकिस्तान में 17 अलग अलग कैंपस हैं, शेरशाह कैंपस के साथ जरा सबको कंपेयर करके देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुल्तान में जो है वो ओनर पहुंचे कॉलेज के, और मुल्तान वाले कहें सर हमने तो आग लगा दी, हमने तो इतने बच्चे पढ़ाए, और ये वो कहें कितने बच्चे पढ़ाए, सर हमने 500 बच्चे पढ़ा दिए। यार नहीं, बड़ा फीका फीका सा सुन के अजीब सा लगा, इतने बच्चे तो एक सब्जेक्ट में आ जाते हैं शेरशाह में, तो ये जो है ना ये एक मजे की बात नहीं हुई। तो कभी कभी क्या होता है आप अपने ही इदारे के मुख्तलिफ यूनिट्स को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने इदारे के बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट के साथ, उनकी मार्केट के अपने मसले हैं। अब अगेन यही बात है कि ये बेंचमार्किंग आपने की, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा प्रूडेंट भी होना पड़ेगा। हर जगह के अलग अलग स्टैंडर्ड है, हर जगह की अलग अलग मार्केट है। हम लाहौर में बैठे हैं, हमें बहुत बड़ा एज है, आईकेएफ में पीयर होने वाले तकरीबन आधे या उससे ज्यादा बच्चे अब लाहौर की तरफ आ चुके हैं। एक टाइम था कि कराची जोन से मैक्सिमम लोग अपीयर होते थे, अब लाहौर से, तो लाहौर के फिजिकल कॉलेज को ऑटोमेटिकली कह जाए कि यहाँ पे एक बड़ी पॉपुलेशन आई हुई है, और ऊपर से बाकी शहरों में जो आवाज लग चुकी है सोशल मीडिया की वजह से, कहने लौला है जब मैंने नहीं बचना, ठीक है। तो वो अगेन ऑनलाइन भी, लाहौर के कॉलेज को ऑनलाइन। इंटरनल बेंचमार्किंग हमें समझ आई। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके 3 ब्रांच ऑफिसेज हैं, वो 29 ब्रांचेस को अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच के साथ मैच करें। फिर ऑपरेशनल बेंचमार्किंग, आप अपने किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर ऑपरेशन इन अ डिफरेंट बिजनेस इंडस्ट्री देखें, डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। फॉर एग्जांपल आप के इदारे में बच्चों को अच्छी सर्विस नहीं मिल रही, आप इस पर बड़े परेशान हैं, और आप बैठ के सोचें कि यार देखो रेस्टोरेंट में भी तो अच्छी सर्विस दी जाती है ना, फलाना रेस्टोरेंट देखो कितनी अच्छी सर्विस देता है, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल एक दफा मैं एक साहब के साथ जा रहा था, वो कॉलेज की जरा एंटरप्रेन्योरल पोजीशन में थे, तो हम एक जगह से गुजरे, लिबर्टी पराठा रोल के पास से गाड़ी लेके गुजरे, तो लोगों ने हमारी गाड़ी पे हमला कर दिया। कैसे? हमारा पराठा रोल खा लें, हमसे ये चीज वो कर लें, इस तरह से करके, और जनाब अपने अपने पॉम्फलेट लेके गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। हम लोगों ने 4 दफा इनकार किया, हमें नहीं करना, हम चला रहे हैं, वो गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, और हमें डर लग रहा है इनका पाँव टायर के नीचे ना आ जाए। और वो आके कह रहे हैं कि नहीं जी आपने अगर पराठा रोल खाना है तो हमारी ही ब्रांच का खाना है। तो वो भाई साहब मुझे ये कहने लगे कि यार देखो
हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे फ्रंट ऑफिसर में अगर यही एनर्जी आ जाए ना, ये देखिए ना कस्टमर के पीछे कितने ज्यादा जज्बाती हो गए, कस्टमर को घेरने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री लेकिन फंक्शन सेम, उस इंडस्ट्री का फ्रंट ऑफिस जो लोगों से कह रहा है आ जाओ हमारी गुड्स या सर्विसेज ले लो, तो उन्होंने कहा कि जी ये देखो ये एनर्जी हमारे फ्रंट ऑफिसर्स में आ जाए तो कितना मजा आ जाए कि बच्चे को बुला बुला के क्लास में एडमिशन दे। मैंने उन साहब से कहा कि असल में ना ये इन लोगों को पता है, ये जो आके करीब खटका कर करके कह रहे हैं ना हमारा पराठा रोल खा लो, उन्हें पता है कि उनका पराठा रोल अच्छा भी है। ठीक है, तो आप पहले अपने पराठा रोल पे काम करें। ठीक है, मतलब ये सारे आपकी वैल्यू चेंज जो है ना पूरी होनी बड़ी जरूरी है। सिर्फ फ्रंट ऑफिस लोगों को बुला के गले लगा लेता हो ये काफी नहीं है, पीछे कुछ बेचने के लिए भी पड़ा हुआ होना चाहिए। वो ये वैल्यू चेंज ने बताई हुई ये बात कि आपके हर स्टेप पे वैल्यू होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस का जो ओनर है ना वो यूं भी सोचता है, वो देखता है कि अच्छा यार फलाना सेक्टर में यही वाला ऑपरेशन बड़ा अच्छा हो रहा है, तो हमारे सेक्टर में हम ये वाली चीज पे इतना मार क्यों खा रहे हैं? फलाना जगह जो है बड़ा हाइजीनिक एनवायरनमेंट होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? तो ये अजीब सी बेंचमार्किंग है, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। आप एक ऑपरेशन, एक फंक्शन, सेल्स, परचेज, प्रोक्योरमेंट, कोई भी एक फंक्शन पकड़ते हैं अपना और उसको उसी तरह के फंक्शन से कंपेयर करते हैं किसी डिफरेंट एंटिटी जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री में बैठी है। एग्जाम्पल दिए बड़ी मजे की उन्होंने कहा, फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिशिंग कंपनी है जिनके पास किताबों का स्टॉक होता है, वो अपने स्टॉक मैनेजमेंट को कंपेयर करें उस कंपनी के साथ जो कि कपड़ों को बेचती है। कपड़ों को बेचने वालों को भी गोदाम तो चाहिए, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड तो चाहिए, लेबल्स तो चाहिए। तो कभी कभी ये होता है कि आप अपने इंडस्ट्री में कंपेयर करते हैं और कभी कभी आप उस सेम फंक्शन में किसी दूसरी इंडस्ट्री में कंपेयर करते हैं। बहुत अच्छी बेंचमार्किंग नहीं है, लेकिन जब आप अपने अपने मुकाबले में सब ऊपर आ चुके होते हैं तो फिर आप देखते हैं कि दूसरे सेक्टर्स में क्या हो रहा है और मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अब बाकियों से आगे निकल आऊं। क्रिएटिविटी तो बड़ी जरूरी है। जो इदारे क्रिएटिविटी नहीं सोचेंगे उनकी कैपेबिलिटीज रुकी रहेंगी, और जो क्रिएटिविटी से सोचेंगे उनकी कैपेबिलिटीज हो जाएंगी डायनामिक। हर बदलती सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को बदल सकेंगे, हर एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सीए चल रहा था फिजिकल कॉलेज में और अचानक से कोविड आ गया, तो अब इन्हें बच्चों को जब ऑनलाइन सर्व करना है तो दे नीड टू बेंचमार्क के ऑनलाइन में बाकी कॉलेज कैसे सर्व कर रहे हैं। ये नहीं देखना, ये देखना है कि ऑनलाइन की जो और तरह की जो सर्विसेज होती हैं वो कैसे चलती हैं और क्या हम उस तरह के फीचर्स दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो ये है ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। देन कंपेटिटिव बेंचमार्किंग, ये तो आपको साफ नजर आ रहा है अल्फाज से कि अपनी परफॉर्मेंस को अपने जो बहुत सक्सेसफुल कंपेटिटर है उसके साथ करें। फिर कस्टमर बेंचमार्किंग है कि आप ये देखें कि कस्टमर क्या चाहता है और आपने जो उसे चीज दी है क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है, उसकी नीड्स के मुताबिक है या नहीं। तो बेंचमार्किंग इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, कंपेटिटर के साथ भी हो सकती है, कस्टमर के साथ भी हो सकती है। तो जी दो कॉलेज वो और फिर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, दो कॉलेज बहुत ठीक। जो नीचे वाले दोनों जो एक है वो किसको मानेगा, फिर वो किसको देके अपना। देखिए बात ये है कि पहले तो वो देखेगा कि मैं अपने आसपास वालों से बेहतर वैल्यू दूं, लेकिन जब भी आगे बढ़ने की उसमें ख्वाहिश होगी तो वो टॉप परफॉर्मिंग को देखेगा, क्योंकि जब भी आप टॉप परफॉर्मिंग को नहीं देखेंगे तो आप बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे, अनलेस कि आप अपनी वही बात है कि अपना ग्राउंड ही अलग कर लें। ज्यादा एक अप्रोच ये है कि आप सबको खेलने दें और आप साइड पे जाके कहेंगे जी मेरी तो प्रोडक्ट ही यही है, मैं तो खेलूंगा इसी में। तो ऐसा होता है, मतलब वही बात है कि कॉलेजेस का आपस में मुकाबला चल रहा होता है और अचानक से कॉलेज उठ के आता है, वो कहता है जी पीपीई और एमएस ऑफिस हमारा सबसे बेहतर है। और पता ही लगता है कि सारे कॉलेजेस के बच्चे जो है वो पीपीई एमएस ऑफिस के लिए उस कॉलेज में जाना शुरू हो जाते हैं जो कि उसके लिए मशहूर हो जाता है। तो सारे आपस में लड़ रहे हैं, तुम्हारा टीचर अच्छा, तुम्हारा टीचर अच्छा, अकाउंटिंग हम अच्छी पढ़ा रहे हैं, लॉ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, फलाना, वो साइड में बैठे हुए पीपीई बेची जाएंगे और एंड में मजेदारी की बात होगी कि प्रॉफिट उनका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी एक दुनिया बसाई और उस दुनिया को आबाद कर लिया। तो जो छोटे बिजनेस है ना उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकता, तो वो फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दे और आहिस्ता आहिस्ता इधर रेस जारी रखे ताकि वो अपने टॉप कंपेटिटर्स का मुकाबला कर सके। तो मुकाबला आप कंपेटिटर से करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपेटिटर का डाटा मुझे कौन देगा?
अपना डाटा तो मेरे पास मौजूद है, मेरे पास कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये किस तरह से है, मेरी कंपनी है जी, मेरी एक एयरलाइन कंपनी है जी, शाहीन एयरलाइन कंपनी हो, और मुझे पता हो कि हाँ भाई हम इतनी फ्लाइट चलाते हैं, हमारा इस तरह से मामला, इस तरह से मामला, लेकिन पीआईए से कंपेयर करना है अपने आपको। अब पीआईए का डाटा कहाँ से मिलेगा? कंपेटिटर्स का डाटा, या वो डाटा हमें कहाँ से मिलेगा जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं? कहाँ से मिल सकता है? उनके कस्टमर से मिल सकता है। एक बंदा आया, उसने कहा जी ये हमारी वेबसाइट पे आया, उसने बुकिंग करवाने के एंड पे ना वो बुकिंग कराए बगैर चला गया, उसको ईमेल करें कि भाई हमें फीडबैक दो कि वो क्या चीज है जो हमारी बुरी लगी। अच्छा ये बताओ हमें छोड़ के किसके पास जा रहे हैं? तो थोड़ा सा आप कस्टमर से भी फीडबैक लेते हैं, मार्केट में सर्वे भी करा लेते हैं, और एम्प्लॉइज, उनके एम्प्लॉइज, ये तो बेईमानी हो जाएगी, बेईमानी नहीं करनी, देखें चलना भी एथिक्स के दायरे में। जी हम कुछ बंदे खुद भी भेज सकते हैं कि वहां पे जाके इंक्वायरी करके आओ कि अच्छा जी ये चीज किस तरह से है, हमें नहीं समझ आ रहा, फलाना जो है कॉलेज कितने सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है, किस टाइम में ऑफर कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, किस तरह से है, आपने एक बंदे को भेज दिया, वहां जाके वो एडमिशन की इन्फॉर्मेशन ले आया, और अगेन वो इन्फॉर्मेशन वो उसे बता रहे हैं, तो कोई भी आए इदारे के पास, तो इदारे की ड्यूटी है उसको इन्फॉर्मेशन बताए, तो जितनी इन्फॉर्मेशन उनसे मिल जाए वो भी हो सकती है। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर वो बना रहे हैं और वो एक बड़ी कंपनी है, तो उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से पता कर सकते हैं कि यार तुम्हारे पास उनका कितना माल आता है, हमारा माल क्यों नहीं रख रहे? वो कहेगा जी आपका तो माल ही बड़ा थोड़ा सा, वो देखे ना मुझे 30,000 यूनिट देते हैं और इतना मार्जिन देते हैं, आप क्या देते हैं जी? डिस्ट्रीब्यूटर उतनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली स्प्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी आपका बिजनेस लेने के लिए बताना पड़ता है कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने मना किया वो होता होगा। तो अगेन कुछ पब्लिक चैनल्स हैं और कुछ जगह आपको एफर्ट करनी पड़ती है, तो डाटा आपको कुछ रिपोर्ट से मिल सकता है, कोई इंडस्ट्री एनालिसिस से मिल सकता है, फिर अक्सर कॉलेजेस जो है वो या अक्सर बिजनेसेस अपना इंटरनेट पे आके मुख्तलिफ स्टैट्स शेयर कर रहे होते हैं। ऑल दो स्टैट्स में सच झूठ की अमेजिश जो है ये एक बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ आपको डाटा मिलता रहता है कि फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। तो सोशल मीडिया से डाटा मिल जाता है, रिपोर्ट से डाटा मिल जाता है, मुख्तलिफ एनालिसिस से डाटा मिल जाता है, मुख्तलिफ कस्टमर से डाटा मिल जाता है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि कंपेटिटर की बेंचमार्किंग करनी है तो कैसे कैसे आपको डाटा मिल सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पब्लिश है, पब्लिक फाइनेंशियल रेशियोज जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप उठाएं, उसकी रेशियोज निकालें और अपनी रेशियो से कंपेयर करें। रेशियो एनालिसिस अब FR 1 में 2 में 1 में, तब आपको ये पता है कि रेशियो और रेशियो को इंटरप्रेट करके आप कैसे जानते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे। देन अगर परफॉर्मेंस में डिफरेंस है आपकी और उनकी, तो रीजंस के ऊपर काम करें कि व्हाट आर द रीजंस। प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है उनको डिटेल में एनालाइज करें, कस्टमर से बात करें, सेल प्राइसेस को कंपेयर करें, तो वो चीजें जो सामने सामने आपको अवेलेबल है उससे आप बेंचमार्किंग कर सकते हैं कि हाँ भाई आपका कंपेटिटर कहाँ पे खड़ा है और आप कहाँ पे खड़े हैं। डन। एक छोटी सी हमारी गुफ्तगू रहती है कैपेबिलिटी की, कंपिटेंस की। जी कैपेबिलिटी के ऊपर हमने ये बात की भी थी कि दैट इज एबिलिटी टू डू समथिंग, और कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए आपके पास जो है वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। कैपेबिलिटी क्या थी? आप कुछ बेहतर कर सकते नहीं कर सकते, आप रिसोर्स को कंपिटेंस में शिफ्ट कर सकते नहीं, कंपिटेंस को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं नहीं। तो कैपेबिलिटी इज आपकी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कितनी अच्छी है जिसके बाद आप एक अच्छा आउटपुट जनरेट करें। और हमने कहा था कि रिसोर्सेज को, कंपिटेंसेस को कोऑर्डिनेट करें और उसके मुताबिक अचीव करें। तो ये वाली डिस्कशन हम लोगों ने की हुई है। जो डिस्कशन हमारी रह गई थी दैट वाज डायनेमिक कैपेबिलिटी। Dynamic capability is a term used to describe the ability of an entity to create new capabilities by adapting to changing business environment. Business environment change हो रही है, आप new capabilities पे shift हो सकते हैं, आपके इदारे की ये ability। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ, जिस कॉलेज में खड़ा हुआ उसकी एग्जांपल दी जा सकती है। डायनेमिक कैपेबिलिटी मतलब क्या है? बदलते हिसाब से आप अपनी कैपेबिलिटीज चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अकाउंटिंग का टीचर है जिसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, जो पढ़ाता भी अच्छा हो, और जिस जमाने में फिजिकल कॉलेज चलते थे तो बोर्ड के इस कोने से शुरू होते थे, उस वाले कोने के एंड तक उन्होंने लिखा हुआ होता था, ऊपर से लिखा भी बड़ा साफ होता था। हम तो इस बात पे ही परेशान हो जाते थे कि यार एक बंदा इतना ज्यादा इतना साफ कैसे लिख सकता है, लेकिन बहरहाल दैट वाज अ कैपेबिलिटी।
कि इदारा बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में बच्चों को जो चाहिए कि टीचर पूरा बोर्ड भर दे और जनाब एक दफा नहीं 2 दफा उसको मिटा मिटा के फिर से बोर्ड भरे, और बच्चे साथ साथ टीचर के फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ टीचर ने बड़ी प्रैक्टिस कराई क्लास में, सारा कुछ है। कोविड आ गया, एकदम से कोविड आ गया। अब जब कोविड आया तो वो टीचर जिसको आदत हो पूरे बोर्ड पे लिखने की, खड़े होके क्लास में चलने की, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो इतनी सी स्लेट के ऊपर पूरा लेक्चर लिखे। यकीन माने जिस दिनों चेंज आ रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑनलाइन से पहले से कनेक्टेड था तो थोड़े थोड़े से डायनामिक्स पता था, तो मैं इन सबको ये कह रहा था कि देखिए इस वक्त हमें बहुत बड़ी चेंज से गुजरना होगा। सारे टीचर्स को, सारे लोगों को हमें इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा फियर था वो मुझे था इस बात का कि शायद जवाद साहब इस पे नहीं शिफ्ट होंगे। रिवायती कदमती वो तरीके से वो करते आ रहे हैं, वो कहेंगे यार ये कौन सी क्लास होती है अजीब सी, कंप्यूटर पर क्लास वो होती है बोर्ड पे ठका ठक भर दे जनाब और सारा कुछ है। अब एक बंदा जो इतने अरसे से एक खास पैटर्न पे चल रहा हो और थोड़ा सा कंप्यूटर से बहुत ज्यादा दोस्ती भी ना करता हो, उसको एकदम से आप कहेंगे ये वाली चीज इस तरह से है। तो अगेन जब सारे बैठे हुए थे तो एक दो मैनेजमेंट के बंदों ने उनसे कहा कि सर वो हमें ना लग रहा है कि शायद कुछ राइटिंग डिवाइसेस ये कह के और भागना शुरू कर दिया कि अभी पीछे से ना वो फायर उठा के और भागते आ रहे हैं। हो गया ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी क्लास में अगर बोर्ड पर राइटिंग चल रही है तो व्हाई नॉट हम एक कैमरे से रिले कर दें। तो फिर उन्होंने बताया कि सर कैमरे से हम लाइव रिले नहीं कर सकते, कैमरा जो है वो 480 मिलियन पिक्सल्स के साथ चल रहा होगा, क्या उसको कंपेयर कर रहा होगा, और फिर वही चीज अगर आप रिले करेंगे तो वो कभी भी अच्छी क्वालिटी में रिले नहीं होगा। और लोगों का इंटरनेट, कोविड से पहले इंटरनेट पे लोग बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करते थे, ना इतने मजबूत इंटरनेट हुआ करते थे और ना इतने सस्ते हुआ करते थे, तो वो रिले नहीं हो रहा होगा। अदरवाइज उनका मॉडल ये था कि मैं क्लास में लिखूं और कैमरा मुझे रिकॉर्ड करे। लेकिन कॉलेज की ख्वाहिश थी कि हमने लाइव भी जाना है, और लाइव जाने के लिए चीज मुश्किल थी। तो उसके बाद जो है वो एक डिवाइस पकड़ के जो है वो उनके सामने मैंने कहा सर देखिए बात ये है कि इस पे ना जूम भी हो जाता है, इसको जूम करके लिख सकते हैं। और ऐसे करके ना जरा तो पीछे हो गया, मैंने कहा ये अभी जो है ना ये एक रैप्टा आने वाला है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करके, यार ये देखो कितनी गंदी राइटिंग आ रही है। मैं कहा सर शायद थोड़ी सी प्रैक्टिस करके बेहतर हो जाए। और सबकी गंदी राइटिंग आएगी, इस वक्त तो बोर्ड पे कोई भी नहीं लिख पा रहा, मतलब कॉलेज जैम बंद हो गया था ना, जैम पैक हो गया। उन्होंने कहा जी बस भाग जाओ, कोई चक्कर नहीं, क्लास हो ही नहीं सकती, कॉलेज खोल ही नहीं सकते। तो फिर उनको कहा कि सर इसमें ना एक दो टूल्स ऐसे हैं जिसमें जितना मर्जी राइट लेफ्ट जा सकते हैं, आप लिखते 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 जितना मर्जी राइट पे चले जाएं। बोर्ड इतना बड़ा नहीं होता था जितना ये बड़ा है, अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग है, जितना मर्जी घूमते जाएं। और फिर सर जब भी आप लिख लेंगे तो ये बच्चों को इसकी कॉपी भी निकाल के दी जा सकती है, बच्चों को साथ लिखने की भी जरूरत नहीं। ये बात उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा ये तो फिर बिल्कुल ही बच्चे फारिग ही हो जाएंगे ना, कि अगर हम इसका ही डाटा उठा के उन्हें देना शुरू कर दें। तो खैर उन्होंने देखा सारा कुछ है। उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा कि सर देखें बोर्ड पे तो हम मजबूर हैं, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप 2-3 रंगों से भी लिख सकते हैं। तो मेरी तरफ जिस तरह से उन्होंने घूर के देखा मुझे समझ आ गया कि नहीं ये ब्लैक एंड व्हाइट से बाहर निकालना जरा थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं जो है ना वो ब्लैक ही उसमें यूज करूंगा, और फिर निब भी उसकी मोटी होनी चाहिए। वो इधर क्लास में भी ना मोटे मार्कर से वो करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो शख्स जो कि सबसे ज्यादा आपको लग रहा हो कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होगा, बदलते जमाने के हिसाब से उसने बहुत जल्दी अपने आप को अडॉप्ट किया। मुझे याद है कि वो एक दिन के लिए टैबलेट लेके गए, घर जाके प्रैक्टिस की बहुत सारी, और अगले दिन आके कहा ठीक है डन करते हैं। और हमें बाकी बड़ी हैरत हुई कि इतनी जल्दी एकदम से इन्होंने कैसे अडॉप्ट किया। लेकिन अडॉप्ट करने की वजह से फायदा क्या हुआ कि उस वक्त अक्सर लोग उस पर नहीं आए, अक्सर लोगों ने अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग उठा के डालनी शुरू कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग मायूस होते 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 अकाउंटिंग में जवाब साहब की तरफ आना शुरू हो गए। तो एक ऐसा टाइम आ गया कि हमारा कॉलेज अकाउंटिंग में जितना पहले सब्जेक्ट पढ़ा रहा था उसके 5 गुना पे चला गया। ऑनलाइन के बाद पूरा पाकिस्तान ओपन हो गया। अब ये हम कैसे कर सके? डायनेमिक कैपेबिलिटी की वजह से। वर्ड समझ आ रहा है? डायनेमिक कैपेबिलिटी, वो कैपेबिलिटी जो आप बदल सकते हैं, आपकी वो कैपेबिलिटी जिसमें आप बदलते जमाने के तकाजों से अपने आप को हम करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं और आप उसके मुताबिक चल रहे हैं। दोबारा पढ़ते हैं। A term used to describe the ability of entity. एक entity इस काबिल है या नहीं कि create new capabilities. कॉलेज में न्यू कैपेबिलिटीज, नया एडमिशन का प्रोसेस डिफाइन कर लिया, क्लासों का नया प्रोसेस डिफाइन कर लिया, वेबसाइट डिफाइन कर ली, स्टॉक मैनेजमेंट शुरू कर दी, वीडियो की अपलोडिंग की स्किल हासिल कर ली, वीडियो की रिलेइंग की स्किल हासिल कर ली।
बाय अडॉप्टिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसके मुताबिक अडॉप्ट करके, रिन्यूइंग रिसोर्सेज बेस, अपने रिसोर्सेज बेस को रिन्यू करना है, गेटिंग रिड ऑफ रिसोर्सेज दैट हैव लॉस्ट वैल्यू, वो रिसोर्स जो अब काम के नहीं है उनको फारिग कर दें। वो बेचारे बोर्ड जो है ना उनके ऊपर स्टिकर लगने शुरू हो गए कि अब ये बोर्ड तो काम की चीज रहा ही नहीं, उसके ऊपर जनाब वो स्केजुअल्स और इस तरह की चीजें आ गई, और ये देखने ये तो पता नहीं आखिरी दफा कब इसके ऊपर सफाई हुई होगी। तो आप पुराने रिसोर्सेज से जान छुड़ा रहे होते हैं, वो रिसोर्सेज जो वैल्यूएबल नहीं होते आप उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, और न्यू रिसोर्सेज एक्वायर करते हैं, नई डिवाइसेस लेके आएंगे, नया सेटअप लेके आएंगे, और एक आध टीचर के लिए अच्छे इंटरनेट भी ले आएंगे। तो मतलब इतना तो बनता है ना। डेवलपिंग न्यू एंड इम्प्रूव्ड कोर कंपिटेंसीज, अब आप नई कोर कंपिटेंसीज पे काम करेंगे, अपनी कोर कंपिटेंसीज पुरानी वाली को इम्प्रूव करेंगे और कुछ नई कोर कंपिटेंसीज बीच में लेके आएंगे। तो अब किसी से भी मार्केट में पूछो वो कहते हैं यार शेरशाह का ऑनलाइन सबसे अच्छा चलता है, वेबिनार की वजह से। साथ साथ एटलीस्ट छोटी सी स्क्रीन पे टीचर रिले हो रहा है, जितना जिस साइज में टीचर चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा टीचर नजर आ रहा हो तो बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं कि लो जो ये तो ठीक है। और लाइव क्लास के दौरान आप टीचर को जो है वो जब आपको लगे कि वो अहम बात कर रहा है तो आप उसको ड्रैग ड्रॉप करके थोड़ा सा वो कर सकते हैं। हाँ, जब रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद वो एक डेफिनेट साइज के ऊपर आ जाते हैं। तो लाइव के अंदर फिर बच्चे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और फिर इंटरेक्ट ऐसे करना चाहते हैं कि क्लास भी डिस्टर्ब ना हो, तो वो सारे टूल भी। तो फिर क्या हुआ कि नई कैपेबिलिटीज, नई चीजें एक्वायर करने से इस पोजीशन पे आ गया इदारा कि अपनी कोर कंपिटेंस पिछली जो पहले से मौजूद थी उसको मजीद पक्का कर लिया, और कुछ नई कोर कंपिटेंसीज, यानी पहले हमारी क्या कंपिटेंस वो थी कि जी क्लासेस बड़ी अच्छी होती हैं और नीचे वाले कमरे में लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है। और अब क्या हुआ, दो अलग डायमेंशन और ओपन हो गई, वो बच्चे जो घर बैठे बैठे लाइव पढ़ना चाहें और वो बच्चे जो खाली रिकॉर्डेड लेना चाहें, सबके सब होना शुरू हो गए, जस्ट बिकॉज के टाइमली आप लोगों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने 5-6 महीने पर कुछ भी नहीं पढ़ाया उस वक्त, उन्होंने कहा नहीं अब जब कॉलेज खुलेंगे तब पढ़ाएंगे। अगली बार कॉलेज खुले 1 महीने बाद फिर बंद हो गए, तो तकरीबन 1.5 साल तक तो यही मजाक चलता रहा था। तो अगर एक बिजनेस बदलते एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा तो वो बिजनेस रुल जाएगा, और जो बदलते एनवायरनमेंट में अपने आप को टाइमली बदल लेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेगा, वो बाकियों से बहुत ऊपर चला जाएगा। तो दो सेटअप्स ने कोविड के बाद एक्सेप्शनली ग्रो किया है, जिनमें से एक का नाम मैं पब्लिकली ले सकता हूँ, स्कैन शेरशाह। नहीं वो भी नहीं है, एक पुराना चला आता वो पोर्टल, उससे पहले भी एक होता जी, पब्लिकली नहीं ले सकते ना नाम, रिकॉर्डेड क्लास में। तो कहने का मतलब ये है कि डायनेमिक कैपेबिलिटी इस चीज को कहते हैं कि आप बदलते हुए जमाने के साथ अपने आप को एडजस्ट करो, नई कैपेबिलिटीज, नई कंपिटेंस हासिल करो और उसके मुताबिक चलो। तो ये हमारी एक छोटी सी डिस्कशन बीच में मिस हो रही थी, इसको हम लोगों ने कवर किया। बेंचमार्किंग आपको समझ आती है, चैप्टर आपको समझ आता है, दिन आपको पता है वेनेसडे से पहले पिछले 2 दिन कोई क्लास नहीं होगी, और वेनेसडे को भी होगी, यानी कि आपको 3 दिन क्लास नहीं होगी। लेकिन फिर थर्सडे से आगे मोस्ट प्रॉब्ली हम सैटरडे तक जा रहे होंगे, और अगर किसी ने जवाब साहब को खबर पहुंचा दी कि ये 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं है, तो अगर उन्होंने खुद ही से क्लास बढ़ा ली तो इंतजामिया उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मैं उतना एक्सप्रेसली इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाऊंगा उन तक, लेकिन ये है कि कॉलेज में कुछ और खतरनाक लोग भी हैं जो उनको फौरन से बता देंगे सर जी एंज हो रहे हैं, आ जाओ। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं आपके दरमियान, बच्चे होते हैं ऐसे, वो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उन्हें चिपड़े कराया करें। ठीक है जी सर, कॉस्ट एफिशिएंसी ब्रीफ कर दें, खुदा का खौफ करें, ये हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये कुछ 4 लेक्चर पीछे हमने कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर बात की थी। ठीक है जी, तो फिर वेडनेसडे को टेस्ट टाइम हमने आपको मंडे तक बताना है इंशाल्लाह ताला, बाकी अब हमारी मुलाकात अगले थर्सडे को हो रही होगी इंशाल्लाह। टेस्ट 60 या 65 नंबर का, 2 घंटे जी।